जय भीम साथियों, हमारे साथ में माननीय अशोक नसयानी जी मौजूद हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। आज वाल्मीकि आइडल 2 15 अगस्त 2023 को फिर से शुरू किया गया है। एक राउंड पूरा कर चुके हैं, बहुत अच्छी सफलता हासिल करी है। 7 विनर्स आए थे, अच्छी प्रोत्साहन राशि उनको पुरस्कार में दी गई है। सर क्या कहेंगे, वाल्मीकि आइडल शुरुआत करिए, इसके बारे में एक तो परिचय और दूसरा क्या ज़रूरत पड़ती है? जी देखिए, वाल्मीकि आइडल सीज़न 1 जब हमने फरवरी 2022 में शुरू किया तो उससे पहले हमारे जो सामाजिक कुछ चिंतक और सामाजिक नेता वरिष्ठ लोग उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वे हमारे समाज को इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी जातिगत रूप से उनकी उपेक्षा होती है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं। अब तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उनको अगर ना मौके मिलें तो वो मौके कौन देगा, क्योंकि सरकार में बैठे मनुवादी वो तो देंगे नहीं, और दूसरे SC ST की में भी जो जातियां हैं उनमें भी जो आगे बढ़ चुकी हैं वो भी आपको मौके नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें लगा कि हमें अपने लोगों के लिए 15 करोड़ वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए और उसके साथ साथ SC ST के जो और समुदाय जो कमज़ोर गरीब समुदाय हैं वो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके लिए हमें कम से कम गायकी का और कला का, जिसमें एक्टिंग हो, उसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हो, उसमें डांसिंग की बात हो, उसमें फिल्म डायरेक्शन की बात हो, उसमें और टेक्निकल चीज़ों की बात हो और उसमें गायकी की बात हो, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। और हमने भारतीय वाल्मीकि कला मंच का गठन करके सबसे पहले हमने सिंगिंग का, गायकी का हमने वाल्मीकि आइडल सीज़न 1 शुरू किया फरवरी 2022 से। और इसकी प्योर ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो गरीब समाज है वो गरीब तो है ही है, साथ में जो जातिगत जो उपेक्षा हमें भुगतनी पड़ती है, लोगों को पता चल जाए फला जाति से तो तुरंत उसको बाहर कर देते हैं, चाहे जितनी मर्जी प्रतिभा हो। तो इसलिए हमें अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ा और सीज़न 1 बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही बढ़िया सुपर 7 चुने गए और सुपर 7 में से भी 2 वाल्मीकि आइडल, एक मेल एक फीमेल चुनी गई। और आज उसके लिए हमने वाल्मीकि आइडल सीज़न 2 का उद्घाटन किया। आज बहुत भारी संख्या में ऑडिशन के लिए नए लोग आए थे और उसके साथ साथ सुपर 7 को हमारी टीम ने उनको प्रोत्साहन कुछ राशि हमने जोड़ जाड़ के की, उनको सम्मानित किया है और अपने जजेस को और दूसरे जो सक्रिय साथी हैं सबको सम्मानित किया है, जिससे कि उनके अंदर प्रोत्साहन पैदा हो और वो निरंतरता के अंदर अपने समाज सुधार के लिए काम कर सकें, क्योंकि हमारी स्किल को बाहर ही नहीं आने देते। अब वो कहते हैं जी सफाई का काम करो, लेकिन क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज जो स्पोर्ट्स में, पहलवानी में सबसे ज़्यादा है, जो वाल्मीकि समाज जो कला में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, ये ढोल बजाने वाले जो स्किल हमारे बच्चे हैं जो 200-500 रुपये में ढोल बजा रहे हैं, अगर वही ढोल ये बजाता है, शाहरुख खान बजाता है, या उसमें ब्राज़ील के जो वो लड़कियां बजाती हैं उद्घाटन, उसमें हाई फाई लड़कियां, वो करोड़ों करोड़ रुपए कमाती हैं, और हमारा ढोल बजाने वाला आदमी को और अपमान होता है, उपेक्षा होती है और पैसे भी कम मिलते हैं। तो हमने कहा इनको स्किल्ड करना है, इनको स्किल्ड करके प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि इनकी वही वैल्यू बने, समाज की मुख्यधारा से जुड़ें, इनको फिल्मों में काम मिले, इनको समाज में ये अपने छोटे छोटे ग्रुप बना पाएं, अपनी इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा पाएं और बेहतर आर्थिक कमाई करके और अपने जीवन को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से वो दूसरे समाजों के साथ बराबर लेके आ पाएँ। तो ये हमारी पीड़ा थी, जिस पीड़ा को हमने इसमें साक्षात रूप दिया ये प्लेटफॉर्म का। और आज हमें खुशी है कि हमारी पूरी टीम यूनाइटेड रूप से एकताबद्ध तरीके से काम कर रही है और पूरे देश में और दुनिया के अंदर वाल्मीकि आइडल का नाम पहुंच गया। जी सर, आपकी इन बातों से ये स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भी आज़ादी के 77वें जश्न पर भी हम कहीं ना कहीं जाति की उपेक्षा या जाति का दुर्भावनाओं को समाज में देख रहे हैं, तभी इतना सारांश आपने बताया। देखिए, ये आज 15 अगस्त को करने का मकसद ही ये था कि जब पूरी दुनिया को आज़ादी मिली तो उस आज़ादी में हमारा हिस्सा कहाँ है? हम क्या झाड़ू ही मारते रहेंगे? हमें उस झाड़ू से, उस गंदगी से निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। भारत के संविधान ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि इन परंपरागत पेशों को, इन जातियों के जो शेड्यूल हैं इनको स्किल्ड करके, इनको बजट दे करके, इनके छोटे छोटे व्यवसाय खुलवा के, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड करके, इनको शिक्षित करके और इनको ज़मीनें बांट करके, इनको आपने इन गंदे पेशों से जो थोपे हुए पेशे हैं उनसे निकाल के इनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। वो उन सरकारों ने, क्योंकि मनुवादी लोगों के हाथ में सरकारें रहीं, उन लोगों ने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं। और दुख इस बात का होता है
कि जब हर साल प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब वो बताता है अपने पूरे एक साल का काम जाम लेखा जोखा, तो वो दलित वगैरह बोल करके अपनी राजनीतिक रेटरी तो सेकते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि SC ST के लोगों को कितने रोजगार दिए, SC ST के लोगों को कितना करोड़ का बजट बांटा, SC ST के लोगों को कितने भूमिहीनों को भूमि बांटी, कितने लोगों के घर के लिए आपने जमीनें दी, कितने लोगों को आपने देश विदेश पढ़ने भेजा, कितने लोगों को स्किल्ड करके सेल्फ एम्प्लॉयड किया, वो अभी हमारे बारे में नहीं बताते। जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल 330 से 342 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC ST के लिए स्पेशल स्टेटस और स्पेशल अधिकारों का प्रावधान करके गए और इन सरकार को जिम्मेदारी लगा के गए कि SC ST को स्पेशल आपने उनको शैक्षणिक और आर्थिक उनको वो दे करके और उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये एक नहीं बोलता है, डींगे हाँकते हैं लाल किले के प्राचीर से खड़े होके, लेकिन SC ST के बारे में एक नहीं बोलता है, जो सबसे बेहद दुख की बात है। इसलिए आज 15 अगस्त को आज़ादी के दिवस, आज़ादी के 77 साल पूरे होने पर हमने आज वाल्मीकि आइडल सीजन 2 का, इसलिए हमने आज इसका उद्घाटन किया। जैसा आपने बताया लाल किले पे प्रधानमंत्री एक तरीके से लगभग झूठा आश्वासन देते हैं या झूठा भाषण देते हैं। इसमें SC ST का कहीं जिक्र नहीं होता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होता है। ऐसे में क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जातिगत दुर्भावनाओं को बिल्कुल खत्म कर दे, जड़ से खत्म कर दे? देखिए, ये उनकी पहली ड्यूटी थी। आर्टिकल 17 भारत के संविधान का 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने जब संविधान देश को दिया, लागू हुआ देश में, तो तब उसमें लिखा आर्टिकल 17 में कि आज से अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता खत्म की जाती है। कोई भी देश का नागरिक अनटचेबिलिटी को अपने व्यवहार में, आचार में, विचार में अगर वो लागू करता है तो उसको कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 17 को किसी भी सरकार ने, किसी भी मनुवादी सरकार ने छुआ तक नहीं है। आर्टिकल 17 के ऊपर आज तक किसी ने कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जिससे जाति व्यवस्था खत्म हो सके। और ले दे करके अगर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं आई होती जनता दल की, तो हमें ये जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट मिला है वो भी नहीं मिलता। तो इसीलिए ये सरकारें, जो मनुवादी सरकारें हैं, जिनके पीछे हमारे तमाम नेता लगे हुए हैं, हमारे तमाम लोग वोट डाल देते हैं हिंदू बन के, या राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट डाल देते हैं और वो अपने अधिकारों की बात नहीं करते। दुर्भाग्य है 77 साल बाद भी आज भी लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कहा कि भैया SC ST को भी उनको स्पेशल वेलफेयर की स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स, बजट की स्कीम्स और उनको जमीनें बंटवारे की स्कीम्स हम लागू करेंगे। एक बार नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, जो बहुत बेहद दुखद है। 3 पॉइंट और सर छोटे छोटे। भूमाफिया जो जमीनें हमारी संपत्ति को छीने, जैसे कि छोटी मोटी हमारे पास में। दूसरा निजीकरण और आरक्षण। नहीं, देखिए, भूमाफिया तो स्वयं सरकार ही है, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ। मैं SC ST के जो ज़मीनें छीन लेते हैं सरकार की, जो ये परियोजना आती हैं, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे रेलवे के ट्रैक बनने की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे बनने की बात हो, जब आदिवासियों के SC ST की ज़मीनों को छीना जाता है तो वो उनको मुआवजा तक भी ढंग का नहीं देते हैं। और जबकि जो शेड्यूल एरिया हैं, जो आदिवासी एरिया हैं, जो भारत के संविधान के अनुसूची 5 में जो शेड्यूल्ड हैं, वहाँ बिना आदिवासियों के, बिना पंचायतों की मर्जी के बिना ज़मीनें नहीं ली जा सकती। भारत सरकार छीन रही है और उन ज़मीनों की जगह उनको वो ज़मीनें ना तो उनको पुनर्वासित करते हैं, ना उनको रिइंस्टेट करते हैं। तो ये बेहद दुखद की बात है। खुद भूमाफिया सरकार बनी हुई है और जो लाला बनी है, जो प्राइवेट हैं, वो छीनते हैं तो सरकार उन्हीं की है, उनके साथ खड़ी होती है, पुलिस से पिटवाती है, झूठे केस बनवाती है। और इस वजह से हमारे लोगों को ये जो भूमाफिया है, सरकार से लेकर के और इनके तमाम मनुवादी, पूंजीवादी, तो ये सब मिल करके लूट रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने निजीकरण की, निजीकरण से हमारा रिजर्वेशन और सरकारी पक्की नौकरियां खत्म हो गई और हमारा बजट खत्म हो गया। क्योंकि जिस रेलवे से, जिस एयर इंडिया से, जिन बैंकों से और जिन जो नवरत्न कंपनियों से भारत सरकार के अंदर जो बजट आता था, जो हर साल मुनाफे आते थे,
वो मुनाफे अब सरकार के खाते में ना जा करके खजाने में वो जा रहे हैं, अब लालाओं के घरों में जा रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार के खाते में अगर एक पैसा भी आएगा खजाने में तो उसमें हमारे 22.5% हमारा हिस्सा है। लेकिन अब जो उन्होंने कर दिया कि इनको ना दे करके अपने लालाओं को दे दी है, और लाला करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, और हमारे लोग ठेके पे 5-5, 7-7 हज़ार में 12-12, 14-14 घंटे काम करके गरीबी की तरफ दौड़ रहे हैं, भूखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर दोबारा वही अनटचेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए रेलवे का एक उन्होंने रेल दी है लालाओं को, लेकिन मैं अभी आ रहा था, राजधानी ट्रेन इन्होंने दे दी है लालाओं को, एक एक ट्रेन एक एक लाला को, लेकिन वो ट्रेन की पटरी हमारी, वो रेल हमारी, उसको ड्राइवर चलाने वाला सरकार का, उसमें टीटी सरकारी, उसमें जो ठेके पे काम कर रहे हैं वो सरकारी, सिर्फ उसके ऊपर नाम तेजस रख के और ठेकेदार को दे दिया कि, और उसको टिकट उसके बुक करने वाला IRCTC सरकारी, और सारे लाला को दे दिया कि तू घर बैठे माल कमा। जो पैसा सरकार में आना था वो लाला को जा रहा, लाला का 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें चद्दर से लेकर के कंबल तक वो भी सरकारी, और उसके बावजूद उन्होंने खाली लाला को नाम रख दिया कि ये तेजस, ये निजी लाला की है, और लाला बिना पैसे लगाए अरबों रुपए कमा रहा है। तो ये इन्होंने मक्कारी की है, अपने लालाओं को देश बेच दिया, और हम आज भी जाति और धर्म और भगवानों के चक्कर में इन मनुवादी लालाओं को ढोए फिर रहे हैं, और इनको सत्ता इनके हाथ में दे रहे हैं। हमारे बुद्धिजीवियों को समझना पड़ेगा, अब उनको या तो बुद्धिजीवी कहना छोड़ना पड़ेगा, वरना उनको समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा राजनीतिक स्तर पे, क्योंकि बहुत हो लिया, अब हमें सत्ता चाहिए, बिना सत्ता के उद्धार नहीं हो सकता। संवैधानिक रूप से कोई ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम निजीकरण को खत्म कर सकें? देखिए जो रिजर्वेशन है वो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट 16(4) का हिस्सा है, वो किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकता। इन्होंने जो निजीकरण किया, निजीकरण भारत के संविधान से वो बिल्कुल एक तरह से वो गैर संवैधानिक है, लेकिन ये कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि भैया तुम बेच दो, भारत की 1-1 इंच को भूमि को बेच दो, लेकिन जो फंडामेंटल राइट में हमारा रिजर्वेशन बाबा साहब लिख करके गए हैं, उसको आप हमें दो, 22.5% हिस्सा दो, हमें शिक्षा में, हमें रोजगार में, हमें इस देश के संसाधनों में, इस देश की जमीनों में, इस देश की फिल्म इंडस्ट्री में, इस देश के स्पोर्ट्स में, इस देश की धन संपदा में हमें 22.5% हिस्सा चाहिए, और वो हमारा हिस्सा है। फंडामेंटल राइट बदले नहीं जाते, मूल अधिकार में हमारा बाप हमें देके गया, हमें वो चाहिए। और ये तुम चाहे देश की 1-1 इंच भूमि बेच दो, तो हमने कहा हमारी लड़ाई जारी है, तो हम इसको लेके रहेंगे। अगर ये नहीं देंगे तो इनको बदल के अपनी सरकार बनाएंगे और खुद अपने हाथ से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।